So here we are initiating with the second chapter, structure of atom. ठीक है, तो ये एक और शानदार सीरीज होने वाली है जिसमें हम एटम्स के बारे में जानेंगे। हम जो उन रिएक्शंस को पिछले सेक्शन में जानने की कोशिश की है, उन रिएक्शन में मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में जानने की कोशिश की है। हमने देखा कि 4 एटम से मिलकर मीथेन बना था, और ये एटम एक कार्बन का है और 4 हाइड्रोजन का है। एक्चुअली 5 एटम से मिलकर बना था। तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब एटम वर्ड यूज कर रहा है, एटम वर्ड यूज कर रहा है, तो आखिर में ये एटम है क्या, और कार्बन का एटम, हाइड्रोजन का एटम कैसे आपस में डिफर कर रहे हैं, आखिर विजुअली वो कैसे दिखते होंगे। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो आप सभी मॉलिक्यूल्स को अपनी आंखों से नहीं बट दिमाग से देख पाओगे, और एक्चुअली समझ पाओगे इस पूरे लेक्चर सीरीज के बाद कि क्यों कोई रिएक्शन हो रहा है। ये चीज़ें जानने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं इतने डेप्थ में समझाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स गो विद द फ्लो। सो अब यहाँ दे रहा है कि इसमें क्या क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो इस चैप्टर को पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी ने क्या बनाया है कि टू नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जब जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये न्यूट्रॉन, ये कैसे डिस्कवर किए गए, आखिर में कैसे पाया गया, और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स। ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा कि द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ध्यान दीजिएगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में बात करी जाएगी। अंडरस्टैंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एक्चुअली मेरा अभी जस्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी अमेरिका से इसी पर ट्रेनिंग खत्म हुई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वगैरह के बारे में। प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को समझेंगे, एक्सप्लेन किए करेगा ये चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्पेक्ट्रम जैसे जनरेट होते हैं, तो कैसे वो जनरेट करेंगे करते हैं इस बारे में। de Broglie रिलेशंस के बारे में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के बारे में, और डिफाइन करेगा एटॉमिक ऑर्बिटल इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। स्टेट ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ह्यून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एंड एट लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स को कैसे लिखते हैं। ये सभी चीज़ें आप समझ पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। सो यहाँ पर एक बार फिर से ये चैप्टर एक कोट के साथ स्टार्ट हुआ है। द रिच डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एनिमल एलिमेंट कैन बी ट्रेस्ड टू द डिफरेंस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ऑफ दीज एलिमेंट। तो हमने जो देखा पहले जो चैप्टर में, उन्होंने कहा था कि हम 112 तरह के, या फिर जितने भी एलिमेंट है 118 में भी हो चुके हैं, उनको एंथ्रोपोजेनिक नाम और नोमेनक्लेचर दे के कंप्लीट किया जा चुका है। बशर्ते जो भी हो, अगर मैं गलत हूं तो मैं प्लीज कमेंट में करेक्टिफाई करिएगा मुझे। सो वहां पे हमने देखा कि केमिस्ट्री केवल इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में नहीं है, इससे बने इनफाइनाइट कंपाउंड्स के बारे में है। कंपाउंड्स के बारे में इसी कोड के साथ स्टार्ट हुआ था। तो अब यहाँ बात हो रही है कि वो इन्फिनिट कंपाउंड्स कैसे बन रहे हैं आखिर इन एलिमेंट से, और ये जो एलिमेंट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर जो है वो आखिर में कैसे गवर्न हो रहे हैं, क्यों इनके अलग बिहेवियर है भाई, क्यों कार्बन हाइड्रोजन से अलग है, क्यों आखिर, क्यों ऑक्सीजन इन तीनों से अलग है, और क्यों ये आपस में रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यों किस तरह से ये आपस में रिएक्ट करके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, या कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं। तो
इन सभी चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है, और वो जाना जा सकता है उस एटम के बारे में, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के बारे में समझ के। ठीक है, सो लेट्स इनिशिएट द चैप्टर। The existence of atom has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers almost 400 BC before Christ, who were of view that atoms are the fundamental building blocks of matter. ठीक है, वो मानते थे कि जो एटम है वही किसी भी एक मैटर के बनने का एक फंडामेंटल बेस है। According to them, the continued subdivision of matter would ultimately yield atoms which would not further divisible। वो ऐसा मानते थे कि जब उस मैटर को कट किया जाएगा तो एक ऐसे लेवल पे पहुंचेंगे जहां से इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकेगा, और अगर जो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकेगा तो वही जो एंटिटी बचेगी वो एटम कहलाएगी। ठीक, the word atom has been derived from the Greek word atomio। अलग है, टोमियो। आप याद है कि ए किसी भी मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स में एंटोनिम बनाने के लिए ए वर्ड आगे इस्तेमाल किया जाता है। तो टोमियो मीन्स डिविजिबल होता है, और अटोमियो मतलब अनडिविजिबल, और नॉन डिविजिबल और अनकटेबल। ठीक है, these earlier ideas were mere speculations and these were no way to test them experimentally। तो कहने का मतलब ये है, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि हम चीज़ों को एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके देख पाए, बट ये स्पेकुलेशन थे। खैर, जो भी था, पहली बार ये चीज सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है, बाद में उसको कोशिश किया जाता है प्रूव करने का। These ideas remained dormant for very long time and were received again by scientists in 19th century। तो जब तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई कि हम एटम्स को देख पाए, तब तक वो डॉर्मेंट रही कि मतलब ठीक है ऐसा ही होता है। बट जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुआ तब बात शुरू हुई। Atomic theory of matter was first proposed on a firm scientific basis। अब यहाँ पे साइंटिफिक बेस पकड़ना उसने शुरू किया, जिसमें थे जॉन डाल्टन, a British school teacher in 1808 has theory called Dalton's atomic theory, regarded the atom as the ultimate principle of matter, जो कि यूनिट 1 में बताया गया था। Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition, law of multiple proportion very successfully। ठीक है, इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बता दिया, वो साबित कर ले रहे थे। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी वो कर ले रहे थे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी कर सक्सेसफुली वो बता ले जा रहे थे। इससे इस एटॉमिक थ्योरी से समझा ले जा रहे थे। हाउएवर इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन कहीं कहीं ये फेल भी हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज नोन दैट substances like glass or ebonite were rubbed with silk or fur get electrically charged। So आप ही बताइए, अगर ये एक ग्लास रॉड है, ठीक है, और ये इस समय वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, और एक किसी एबोनाइट रॉड या फर पे रगड़ दिया गया तो ये इसको अट्रैक्ट करने लगा, तो चेंज तो इसमें हुआ भी नहीं, ना ही कुछ हमने ऐड किया, बट ये अट्रैक्शन वाली फीलिंग आ कहाँ से रही है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें समझाने में वो जरा प्रॉब्लम हो रही थी। इन दिस यूनिट वी स्टार्ट with the experimental observations made by scientists toward the end of 19th century and beginning of the 20th century, मतलब कि 19th लास्ट और 20th century के फर्स्ट में। These established that the atom are made of subatomic particle। अब उन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल की बात आई, तो मुझे लगता है अगर आज आप जान रहे होंगे तो से समझ गए होंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे या फिर कुछ प्रोटॉन्स आ गए होंगे, ये आपस में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स
protons and neutrons, a concept very different from the that of Dalton. ठीक है, अब डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आखिर में इनको कैसे ढूंढा गया. सो an insight into the structure of atom was obtained from the experiment on an electrical discharge. ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आखिर में आपने उसमें देखा है कि जब बादल होते हैं तो बादल से जब बिजली कड़कती है तो उसे भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ही कहते हैं. तो यहाँ पे हम डेलिबरेटली एक कंडीशन देके इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराते हैं. ठीक है, थ्रू ग्लास, ग्लास के थ्रू. बिफोर वी डिस्कस these results were need to keep in mind a basic rule regarding the behavior of charged particle. तो अगर जो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं तो एक चीज हमको मानना पड़ेगा कि लाइक चार्ज जो होते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ठीक, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. बट डिसलाइक चार्जेस, जो डिफरेंट चार्जेस हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में देखते हैं क्या हुआ है. ठीक है, इन 1830 माइकल फैराडे showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, ठीक है, एक उन्होंने पॉट लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ सॉल्ट सॉल्यूशन भर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट. ठीक, इलेक्ट्रोलाइट. और जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और एक नेगेटिव टर्मिनल यहाँ दे देते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया. ठीक है, एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया. तो अब इसमें क्या बात है कि पॉजिटिव यहाँ से करंट आएगा और इधर की तरफ फ्लो करता है. हम यहाँ से एक वोल्ट मीटर लगा के हम चेक कर लेते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं फ्लो कर रहा है. और उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं. अब केमिकल रिएक्शन कैसे पता करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? ये क्लास 10वीं में पढ़ा है क्या? कैसे पता करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में कुछ हो रहा है तो वो आप तुरंत आंखों से अपेरेंटली देख पाएंगे कि नहीं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं. आखिर उस कंडीशन में कैसे पता करते हैं? तो इसके 2-3 तरीके बताए गए हैं, वो पिछली क्लास के चैप्टर में है, लाइक हाई स्कूल में. इफ़ यू हैव क्लियरली उसे आपने पढ़ा है तो आपको तुरंत याद ही होगा. अगर जो नहीं याद है तो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है. और रिवाइज करने की ज़रूरत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपने सही से नहीं पढ़ा है, भूल जाते हैं. तो अब आप ये नहीं सोचिएगा कि 10वीं का क्यों पढ़ने जाओ. 10वीं का पढ़ने से अगर जो इसका बेस क्लियर हो जाता है तो आप पढ़ लीजिए ना, 2x पे कर लिख के पढ़ लीजिए ना. जरा सा समय उसमें इन्वेस्ट कर देंगे कि यहाँ की अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी. ठीक है ना. तो खैर, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि केमिकल रिएक्शन कुछ तो हो रहा है. ठीक, एट द इलेक्ट्रोड्स पे, which result in the liberation and deposition of matter at the electrode. उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ लिबरेट कर रहा है, किसी भी एक इलेक्ट्रोड पे मान लीजिए कुछ गैसेस बुलबुले निकल रहे हैं. ठीक, और किसी पे के नीचे कुछ पाउडरी सब्सटेंस जमा हो रहा है. ठीक है, उसमें से एक तरीका ये भी है चेक करने का कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं. He formulated certain laws which you will study in class 12. तो उन्होंने कुछ लॉ फॉर्मुलेट किए फैराडे ने. बहुत ही अच्छा इक्वेशन उन्होंने बताया था कि किसी भी सब्सटेंस से यहाँ कितना लिबरेट होगा, यहाँ कितना डिपॉजिट होगा, ये सारी चीज़ों का इक्वेशन उन्होंने दिया है. These results suggest the particulate nature of electricity. तो अब यहाँ से उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का एक नेचर पार्टिकुलेट है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रहा है वो एक पार्टिकल है. ग्रेट. ठीक है, इन मिड 1850, एक मिनट मैं जरा चश्मा पहन लूं और पानी पी लूं. अब बता रहा है कि मिड 1850 में many scientists
और स्पेशली फेराडे जो थे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की स्टडी करना शुरू किए। ठीक है, इन पार्शली इवैक्यूएटेड ट्यूब क्या है, नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, इट इज, अभी इमेज यहाँ इधर ऊपर दिया हुआ है, अभी देखते हैं। अ कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसेस ऑफ मेटल, जो कि इलेक्ट्रोड की तरह काम करेंगे, कॉल्ड इलेक्ट्रोड, सील्ड इन इट, इसमें बंद रहता है। The electrical discharge through the gases could be observed only at very low pressure। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कितना प्रेशर है, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर है। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करना पड़ता है, हवा को निकाल के, एयर को निकाल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देंगे। ठीक है, एंड एट वेरी हाई वोल्टेज, और वोल्टेज भी उस समय हाई देना पड़ता है, ये नहीं है कि केवल एट प्रेशर कम कर दिया और आपका काम हो गया। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस could be adjusted by evacuation of glass tube। हाँ ठीक है, प्रेशर तो हम रिड्यूस कर लेंगे, उसमें से हवा सक करके उसमें कम प्रेशर क्रिएट कर देंगे। when sufficiently high voltage is applied across the electrode, current starts flowing through a stream of particle। wow, कितना अच्छा लगता होगा वो देख के, moving in the tube from the negative electrode, मतलब कि उस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से वो फ्लो कर रहा होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव वाले से वो निकलता हुआ दिखता है टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब इसका मतलब क्या है भाई, नेगेटिव वाले से निकल रहा है, मतलब कि ये इसको फेंक रहा है ना, मतलब कि इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, और जा किधर रहा है, पॉजिटिव वाले की तरफ। अगर जो पॉजिटिव वाले की तरफ जा रहा है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका भी मतलब यही हुआ कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। एंड इसीलिए नेगेटिव को कैथोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज रेज निकल रहे हैं चूंकि कैथोड टर्मिनल से, इसलिए इनको कह दिया गया कैथोड रे। ठीक, और यही कैथोड रे पार्टिकल बाद में जाके इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind anode with phosphorescent material, that is जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, मतलब ऐसा कि उससे कोई पार्टिकल टकराए तो वहां पे लाइट निकले, कुछ एनर्जी निकले, लाइट एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, when these ray after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on coating, और इस पे लड़ेंगे तो उस पे वो होगी, लाइट जनरेट होगी। ठीक है, अब देखिए ये आपका वैक्यूम पंप है, ग्लास रॉड है, वैक्यूम पंप को गया, यहाँ से टोटल एयर सक करके बाहर निकाल दिया गया, तो इसमें लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे हाई वोल्टेज दे दिया गया। ठीक, हाई वोल्टेज देने के बाद यहाँ पे कैथोड रे चलती है, कैथोड रे, कैथोड ये है तो यही कलर ले लो भाई, यहाँ से कैथोड रे निकलती है, ऐसे इधर की तरफ चलती है। ठीक है, अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरा, इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट बताया था, इस पोर्शन को देखिए यहाँ होल कर दिया गया है और इसमें जिंक सल्फाइड दिया था ना, यहाँ पे देखिए जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी है, गई है, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। ठीक है, the result of these experiments are summarized below। the cathode rays start from the cathode, सीधी सी बात है, तभी तो नाम रखा गया है, and move towards the anode। these rays themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of certain kind of material। तो ये क्लियरली विजिबल तो नहीं हो सकते बशर्ते ये मटेरियल
फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट मैटर मटेरियल से हम इसकी एक्टिविटी को देख सकते हैं, ठीक है ना, which glow when hit by them. Television picture tube are cathode ray tubes, and television picture result due to the fluorescent on the television screen coated with certain fluorescent or phosphorescent material. तो जो हमारा कैथोड रे ट्यूब, जो पहले की टीवी आती थी ब्लैक एंड वाइट या फिर कलर ट्यूब आती थी, उसमें पीछे एक कैथोड रे ट्यूब लगा होता था, ठीक है ना, तो उससे वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे और आपकी स्क्रीन पे वो फोटो फ्लोरेसेंस मटेरियल लगा होता था, और उससे जब वो टकराते थे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे, तो वो उस तरह का कलर वो करते थे, जनरेट करते थे, वहां पे पिक्चर जनरेट होता था। और जिस जिस एनर्जी के साथ जनरेट करते थे, जिस एनर्जी के साथ टकराते थे, उसी तरह का कलर जनरेट होता था। मतलब कि कलर was proportional to or sum of the function of energy of cathode ray, कैथोड रे की एनर्जी थी, ठीक है। इन द absence of electrical or magnetic field these ray travel in straight line। तो इसके अब्जेंस में, किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अब्जेंस में या मैग्नेटिक फील्ड के अब्जेंस में, ये स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जाए तो इनका रास्ता भी बदल जाता था, ठीक है ना। ये मैग्नेट और ये मैग्नेट दोनों मैग्नेट हैं, तो इनका रास्ता हो सकता था, मान लीजिए ये मैग्नेट का पॉजिटिव पोल है, तो हो सकता है ये इधर मुड़ जाती रही हो यहाँ पहुंचने से पहले, ठीक है ना। In presence of electrical and magnetic field, the behavior of cathode ray are similar to that expected from the negatively charged particle। तो इनका बिहेवियर ऐसे ही था जैसा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से हम उम्मीद कर सकते हैं। एंड हेंस suggesting that the cathode ray consists of negatively charged particle called electron। The characteristic of cathode ray electron do not depend upon material of electrode and the nature of the gas present in the cathode ray। तो मतलब कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन का जो कैथोड रे का कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने देखा, वहां पे कोई भी सब्सटेंस, कैथोड की तरह कोई भी सब्सटेंस इस्तेमाल करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसका कैरेक्टर सेम ही रहता था। ये नहीं था कि इस बार कोई एक मटेरियल एक्स इन्होंने यूज किया तो कैथोड रे दूसरे तरह का, वाई की यूज किया तो कैथोड रे दूसरे तरह का, नहीं, यक्स यूज करें या वाई यूज करें वो अपना सेम ही नेचर दिखाती थी, ठीक है। ओके, thus we can conclude that electrons are basic constituent of all atom। और यहाँ पे सिद्ध होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है, हर एक एटम में पाए जाते हैं। बेसिक या फिर इसी को दूसरे फॉर्म में फंडामेंटल कहते हैं। कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है ना। न्यूट्रल एटम की बात हो रही है, चार्ज एटम की बात ना कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बाद में हम समझेंगे, आगे समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।